हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एरो इंडिया से आई कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं और हमने पहले भी अनुमान लगाया था कि इस एयर शो में हमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती दिखाई पड़ी हैं जो एमका प्रोग्राम में, उनसे संबंधित खबर देखने को मिलेगी और वही चीज़ हुई है। जितेंद्र जे यादव सर, जो कि डायरेक्टर जनरल है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के, उन्होंने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग इनसाइट जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से संबंधित है वो साझा करी हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत का अब तक का सबसे सोफिस्टिकेटेड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, या यूँ कह लें ये दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स में से एक होगा जो कि भारत के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट है। जब बात एयर सुपियोरिटी की आएगी, मल्टी रोल कैपेबिलिटी की आएगी, तो इस एयरक्राफ्ट का कोई सानी नहीं होगा। इसमें बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज यूज करी गई हैं, जिसमें इसकी स्टेल्थ काफ़ी इनहेंस हुई है, कॉम्बैट एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होगी और इसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है ये अनमैच्ड होने वाली है। अगर हम जादू सर की बात माने तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल होगा और इस क्लास के दूसरे फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के जैसे ही ये टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। एक कोर एडवांसमेंट पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमने इसमें नेक्स्ट जनरेशन के जो एडवांस स्टेल्थ मटेरियल्स हैं उनका यूज़ किया है, जिनके चलते जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो तो काफ़ी कम हुआ है, जो कि इंश्योर करेगा कि ये एयरक्राफ्ट हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में भी जो एनिमी के रडार हैं उनसे डिटेक्ट ना किया जा सके और सेफली मिशन को एग्जीक्यूट कर सके। इसके अलावा इसमें जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम का इंक्लूजन है वो इसको एक अलग कॉम्बैट एज प्रदान करेगा और इसमें दूसरे जो एडवांस सेंसर और इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं जो इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में होने अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी का एक बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि ये एयरक्राफ्ट अपने दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ तो कम्युनिकेट कर ही पाएगा, इसके अलावा जो दूसरे एसेट्स हैं उनसे भी रियल टाइम में ये कोऑर्डिनेट कर पाएगा और ऐसे में जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट मिशन है उनको काफ़ी ईजिली एग्जीक्यूट किया जा सकेगा इन एयरक्राफ्ट की सहायता से। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। साथ ही साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पायलट पर भी बात करी है। उन्होंने कहा कि इसमें एक बड़ा एवोल्यूशन हमें देखने को मिला है क्योंकि हम यहाँ पर एआई पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बेसिकली एक इनोवेटिव सिस्टम होने वाला है जो कि कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंकॉर्पोरेट किया जाएगा और ये ह्यूमन पायलट को जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग सिनेरियोज हैं उसमें असिस्ट करने का काम करेगा। जो एआई पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट है इसे मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी इन्हांस होगी और ये पायलट को बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देगा ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट की, ताकि डिसीजन मेकिंग उनके लिए आसान हो सके। एक और सिग्निफिकेंट फीचर जो कि इलेक्ट्रॉनिक पायलट में ऐड किया गया है वो बेसिकली ये होगा कि ये ऑटोमेटिक टारगेट आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, जो कि ऑटोमेटिकली टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा, ट्रैक करेगा। इसमें इतनी समझ होगी कि जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और उसमें जो ह्यूमन एरर के चांसेस हैं उसको भी ये मिनिमाइज करेगा। और जब इसे विजन सिस्टम के साथ कंबाइन किया जाएगा तो ये इंश्योर करेगा कि जो नेविगेशन है वो काफ़ी प्रिसाइज होगा और चैलेंजिंग विजिबिलिटी कंडीशन में भी ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा और ये एक कॉम्बैट एज प्रदान करेगा फाइटर पायलट को। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वेदर कैसा है या दिन है या रात है, ये प्रॉपर काम करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी देगा। इसके अलावा दूसरी कैपेबिलिटी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में आपको मम्टी कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये बेसिकली एयरक्राफ्ट को अलाउ करेगी कि ये अपने साथ जो दूसरे एरियल व्हीकल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा और ऐसे में जो मिशन फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और इफेक्टिवनेस भी काफ़ी बढ़ेगी। इसके पास ये एबिलिटी होगी कि ये अनमैन सिस्टम को डिप्लॉय कर पाएगा और इसके लिए जो एमका है उसको लॉयल विंगमैन ड्रोन्स भी मिलेंगे जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ सिर्फ स्ट्राइक मिशन ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन भी उससे पूरे किए जा सकेंगे। लॉयल विंगमैन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि आप सब जानते हैं कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जो रेडार सिस्टम है और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं और ऐसे में अगर पायलट जो है वो सीधा अपने एयरक्राफ्ट के साथ कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में इंटर करता है तो संभावनाएं होती हैं कि एनिमी रेडार उसको देख लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे और मार गिराएंगे। लेकिन जो लॉयल विंगमैन है ये साइज में छोटे होते हैं, स्टेल्दी होते हैं, जिन्हें रेडार पर डिटेक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है।
तो ऐसे में ये पहले जो एनिमी के रडार सिस्टम है, उनके जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे और मैन्ड फाइटर के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाएंगे। यहाँ पे ये भी स्पष्ट हो चुका है कि एमका के हमें दो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। एक स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन होगा। स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन की जहाँ तक बात रही, तो यहाँ पर वो बेसिकली जो हथियार है उनको अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा, और नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये हथियार कैरी किए जाएंगे। कल अगर हम आडा के प्लान की बात करें, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने क्लियर कर दिया है कि 2036 तक भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट जो कि मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन में है, ये डिलीवर किए जाएंगे और भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। लेकिन अगर हम पूर्व की रिपोर्ट्स की बात माने, तो वहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी टाइमलाइन को अभी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को पूरा भरोसा है कि जो टाइमलाइन वो सजेस्ट कर रहे हैं वही एक्चुअल टाइमलाइन होने वाली है। दरअसल भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो भारत को एचईएफए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज हैं और जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं वो एफजीएफए की वजह से बढ़ रही हैं। क्योंकि जो एडवर्सरी हमारे हैं, खासकर पाकिस्तान की बात करें, तो उन्हें चाइना से एफजीएफए मिलने वाला है, यानी J-35 जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनका एक्सेस मिल सकता है। उसको जवाब देने के लिए एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि भारत के पास भी जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं ये होने चाहिए। अब एमका की जहाँ तक बात रही, ये 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जो कि तकरीबन 5 प्रोटोटाइप इसके अलग अलग पहले बनाए जाएंगे डेवलपमेंटल फेज के लिए, और उनसे टेस्टिंग को कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद ये प्रोडक्शन क्लियरेंस को प्राप्त करेगा। अब अगर हम बात करें इनिशियल फंडिंग की, तो 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जहां पर एमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें, तो निसंदेह ये बहुत ही कैपेबल फाइटर होने वाला है, जिसकी ओवरऑल लेंथ 17.6 मीटर की होगी। इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर का होगा और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये 25,000 किलोग्राम होने वाला है। मैक्सिमम वेपन पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो वो भी 6500 किलोग्राम की देखने को मिलेगी। अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में नॉन स्टेल्थ मोड, जिसको बीस्ट मोड पहले पुकारा गया है, इसमें हमें 14 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा स्टेल्थ मोड में ये अपने इंटरनल वेपन बे में 1500 किलोग्राम तक का जो वेपन पेलोड है उसको कैरी कर पाएगा, जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। अब अगर हम बात करें इसमें यूज होने वाले हथियारों की, तो इंडियन मेड सारे वेपन सिस्टम इसमें इंकॉर्पोरेट किए जा सकेंगे। और इसके अलावा फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 6500 किलोग्राम की हमें देखने को मिल जाती है। इसका जो अगर हम फ्यूल कैपेसिटी गौर से देखें तो ये तेजस की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है। वहीं ये F414 इंजन के चलते 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड यानी मैक 2.15 की जो स्पीड है उसको अचीव करने में सक्षम होगा। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की होगी और सर्विस सीलिंग 20 किलोमीटर की होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।